अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुनीब और मैं फिर हाज़िर हूँ न्यूटन भैया के लॉस लेकर। तो बढ़ते हैं आज के हमारे लॉ ऑफ इनर्शिया यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ न्यूटन भैया के। तो इनकी स्टेटमेंट है एवरी ऑब्जेक्ट यानी एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो एक बॉडी बना देते हैं रेस्ट की हालत में और एक बना देते हैं मोशन की हालत में। कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन यानी कि एक बॉडी अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, अगर चलती है तो चलती रहेगी, अनलेस इट इज़ एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स विच चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। तो इसमें कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर फोर्स ना लगाए ताकि वो चल सके, और अगर कोई बॉडी चलती है तो हमेशा चलती रहेगी जब तक कि कोई फोर्स उसे रोक ना दे। ये इनकी स्टेटमेंट है। और इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको। मिसाल ये होगी कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो बाइक आपकी हमेशा चलती रहेगी न्यूटन भैया के मुताबिक जब तक कि आप उस पर ब्रेक अप्लाई ना करें। लेकिन चलें, आप तो उसमें ब्रेक लगा रहे हैं, अब बॉल है, बॉल में ब्रेक कौन लगाता है? जब आप बॉल को थ्रो करते हैं या बॉल को ज़मीन पर फेंकते हैं तो वो चलते चलते खुद ही रुक जाती है, उसमें डी एक्सेलरेशन होती है, उसकी रफ्तार कम होते 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 वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पहली बात ग्रेविटी की वजह से होता है। एक फोर्स ग्रेविटी लग रही है उस पर, और उस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, दो फोर्स, और एक तो उस पर हवा लग रही है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है हमारा उस पर वो लग रहा है। यानी 3-4 फोर्स मिलकर उसको रोकती हैं, एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकती है, इसलिए वो रुकती है। और इस तरह अगर एक जगह बॉल रखी है तो यकीनन बेशक रुकी रहेगी अपनी जगह, उस वो जब तक कि उस पर फोर्स अप्लाई ना हो वो हमेशा रुकी रहेगी। ये तो होगा ज़मीन की बात। इसी तरह अगर आप स्पेस में जाएं तो ये थ्योरी आपको समझ आएगी कि स्पेस में अगर आप किसी बॉल को फेंकते हैं तो हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी। अगर आपने उसको 10 न्यूटन की फोर्स से फेंका है यानी उसमें एक वेलोसिटी पैदा हुई है। अगर अभी आपने उसको इतनी वेलोसिटी से फेंका है तो अगर आप 10,000 साल बाद जाकर भी देखोगे तो वो सेम वेलोसिटी के साथ चल रही है, हमेशा चलती रहेगी सेम वेलोसिटी के साथ जब तक कि उस पर उसे कोई चीज़ ना रोके, क्योंकि वहाँ पर तो ना ही प्रेशर है, ना ग्रेविटी है, ना कुछ है, कोई रोकने वाली चीज़ नहीं है उसको, इसलिए वो हमेशा चलती रहेगी सेम वेलोसिटी के साथ। और इसी तरह अगर रेस्ट की हालत में आप किसी बॉडी को रख के आओगे वहाँ पे, वो हमेशा रुकी ही रहेगी। तो ये हो गया हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब बढ़ते हैं सेकंड लॉ की तरफ। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं, फिर इसकी डेरिवेशन भी करेंगे हम, जो कि F=m है। ये ड्राइव करेंगे, ये बहुत ज़रूरी फार्मूला है, ये आगे न्यूमेरिकल में बहुत लगता है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ में स्टेटमेंट है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो इसमें इस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा होती है इन इट्स वन डायरेक्शन, यानी फोर्स की डायरेक्शन में। यानी कि अगर इस पर फोर्स लगाई जाती है तो इसमें एक्सेलरेशन पैदा होती है इस बॉडी में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जाती है यानी इस तरफ इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी। और दिस एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। और ये जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के। यानी कि अगर 10 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है तो एक्सेलरेशन भी 10 न्यूटन की ही होगी, ऐसे नहीं है कि 20 न्यूटन की हो। ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन। तो इसकी डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं हम, डेरिवेशन ड्राइव करते हैं इसको। तो इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन अ फोर्स, यानी कि एक फोर्स है, इफ़ अ फोर्स इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, जिस एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। पहले हमारे पास फोर्स हो गई, नंबर 1 फोर्स। नंबर 2 है हमारे पास मास, उस ऑब्जेक्ट का मास जिस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, और उस ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, नंबर 3 एक्सेलरेशन। तो अब इनके रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 3 चीज़ें हैं, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। तो पहली बात क्या आती है कि जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। पहले एक्सेलरेशन और फोर्स के रिलेशन को लिखते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यानी कि आपके पास जितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी उतनी ज़्यादा फोर्स होगी, या जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशनशिप है, यानी इनका चक्कर ये है। और एक्सेलरेशन और मास के रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक्सेलरेशन और मास का रिलेशन ये है कि जितनी ज़्यादा, यानी एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी कि जितनी ज़्यादा आपके पास एक्सेलरेशन होगी मास उतना ही कम होगा, यानी जितना कम मास होगा उतनी ज़्यादा बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी।
ये इनका रिलेशन है। अब इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 1 का, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 2 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लेते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेशन। सो यहाँ पे हमने लिखा कि एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m था, 1 की जगह मैं फोर्स लिख दूँगा। इक्वेशन 1 एंड 2 कंबाइन हो चुकी है। तो अब मैं इसको एक्सीलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये के जो है इसका कांस्टेंट है एफ फोर्स का। अब मैं एम को उधर भेज दूंगा, ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू के एफ। इसको मैं रीअरेंज कर देता हूँ, के एफ इज इक्वल टू एम ए। तो इसमें ये है कि यहाँ पे के की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, के बराबर है के इज इक्वल टू 1 है, इसलिए हम के को यहाँ पे लिखते नहीं है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इक्वेशन बनती है एफ इज इक्वल टू एम, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास एंड एक्सेलरेशन। यानी जितनी ज़्यादा यानी बॉडी में एक मास है और एक्सेलरेशन है, इस पर फोर्स लगेगी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जितना इसका मास है और जितनी इसमें एक्सेलरेशन है। तो ये हमारे पास आ चुकी है इसकी डेरिवेशन। अब बढ़ते हैं न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ। वो तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही मशहूर थ्योरी है, सॉरी स्टेटमेंट है न्यूटन थर्ड लॉ की। ये कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, यानी कि हर एक्शन का बराबर और अपोजिट रिएक्शन होता है। इसकी मिसाल इस तरह समझें कि आप आम जिंदगी में इस तरह मिसाल है कि अगर एक टेबल पर एक बॉल रखी हुई है जो कि रेस्ट की हालत में, क्योंकि अब ग्रेविटी है, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, ग्रेविटी ने इसको नीचे की तरफ खींचा और इसी तरह यहाँ पे एक रिएक्शन पैदा हुआ जो कि टेबल पैदा कर रही है ऊपर की तरफ। यानी जितनी ज़ोर से ग्रेविटी इसको खींच रही है उतनी ही बराबर फोर्स से टेबल इसको ऊपर की तरफ धकेल रही है, यानी कि बराबर रिएक्शन हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। एक ग्रेविटी नीचे की तरफ कर रही है, रिएक्शन ऊपर की तरफ हो रहा है, ये इसका बराबर रिएक्शन हो गया। और इसी तरह आप इसी बॉल को उठाएं और किसी वॉल पर स्ट्राइक करें, इस बॉल को वॉल पे आपने स्ट्राइक किया, यानी कि जितनी फोर्स से अगर 10 न्यूटन से ये इस बॉल इस तरफ स्ट्राइक हुई है, इस दीवार से टकराई है, तो उसी फोर्स के साथ ये वापस भी जाएगी, 10 न्यूटन के साथ ही ये वापस भी जाएगी। यानी ये रिएक्शन अपोजिट हो गई, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई और मैग्नीट्यूड इसका सेम हो गया, बराबर रिएक्शन हो गया। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है थर्ड लॉ में। तो बस यही थी आज की हमारी वीडियो में। ज़रा सी भी हेल्प हुई इस वीडियो को देखकर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।